Welcome to Anthro International. This is our syllabus for UPSC and UGC NET JRF. We are studying classical theories, and in our earlier classes, we have completed all the classical theories of, not all the classical theories, but evolutionism we have completed. And now in this lecture, we will deal with the diffusionism. Today we are going to study the diffusionism. और diffusionism हमारे UGC NET सिलेबस में भी है और UPSC के सिलेबस में है. जो डिफ्यूजनिज्म है, डिफ्यूजनिज्म थ्योरी में 3 स्कूल ऑफ थॉट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट एंड अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट थे. 3 स्कूल थे, जिनमें पहला ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट है. आज के लेक्चर में हम ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट स्लाइड. दिस इज डिफ्यूजनिज्म. Diffusionism negated the principle of unilinear evolution and studied geographical distribution and migration of cultural traits and reflected that cultures are patchworks of traits interwoven with numerous histories and origins. जो diffusionists थे, they disagreed with the idea of unilinear evolution. Unilinear evolutionism का जो आइडिया था, उसको diffusionists ने नकारा. They disagreed with that. उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म था, दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. उनके अकॉर्डिंग जो भी सोसाइटीज़ हैं वो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के प्रिंसिपल की वजह से के बेस पे डिपेंड था, और उसके अकॉर्डिंग जो भी सोसाइटीज़ हैं वो स्टेजेस में डेवलप हो रही थी, फ्रॉम सिवैगरी देन बार्बरिज्म देन सिविलाइजेशन. ये यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म का कॉन्सेप्ट था, जो बेस्ड ऑन था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. इन्होंने इस चीज़ को नकारा. इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, एंड दे फोकस्ड ऑन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स. डिफरेंट लोकेशंस जो है, डिफरेंट लोकेशंस उन्होंने कल्चरल ट्रेड्स को जो उनका स्प्रेड होना, उनका माइग्रेट होना, उस चीज़ को स्टडी किया कि डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में कैसे एक कल्चरल ट्रेड माइग्रेट होता है, और उससे उनको क्या रिफ्लेक्ट, व्हाट दे रिफ्लेक्ट दे दैट कल्चर्स और पैच वर्क्स ऑफ ट्रेड्स. जो कल्चर है, जब इन्होंने ये स्टडी किया कि हाउ कल्चरल ट्रेड्स आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, को ये पता चला कि कल्चर्स में है, कल्चर जो है वो एक पैच वर्क ऑफ ट्रेड्स है. ठीक है, कल्चर, दे बिलीव दैट कल्चर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स दैट हैव देयर ओन ओरिजिन एंड हिस्ट्री. ठीक है, उनका अपना एक, हर एक जगह पे, हर एक लोकेशंस पे अपना एक कल्चरल ट्रेट है, जिसका अपना एक ओरिजिन है, अपना एक हिस्ट्री है. ये साइकिक यूनिटी पे नहीं बिलीव करते थे, उसको नेगेट करते थे. तो उन्होंने बोला डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे डिफरेंट कल्चरल ट्रेट्स है, जिनका अपना ओरिजिन है, जो जिनकी अपनी हिस्ट्री है, और वो वहीं पे ग्रो होते हैं. फिर ये आगे जाके जब माइग्रेट हुआ ये कल्चरल ट्रेट, तो ये इंटरवोवन बन गया. ठीक है, ये इनका कल्चरल कॉन्सेप्ट था, डिफ्यूजनिज्म का कॉन्सेप्ट था. अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजनिस्ट्स, वेरियस कल्चरल कम्प्लेक्स डिवेलप at various time in different parts of the world and later on diffuse to other parts of the world mainly due to migration. उनके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट कल्चरल कम्प्लेक्सेस है, कल्चरल पैच वर्क्स है, पैच वर्क ऑफ ट्रेड्स है, तो वो डेवलप हो गए एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दैट मीन्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस. फिर लेटर ऑन वो डिफ्यूज़ हो गए मैनली ड्यू टू माइग्रेशन. ठीक है, ज़्यादा ये माइग्रेशन से ही डिफ्यूज़ हो गए. अमेरिका में जो कल्चर था वो वहाँ पे डेवलप हो गए, फिर या किसी भी कोई भी कल्चरल ट्रेड था या कल्चरल कम्प्लेक्स थे, वो उसका ओरिजिन वहीं पे था, उसकी हिस्ट्री वहीं पे थी. एशिया का एक अलग कल्चर था, उसका अलग एक ओरिजिन था. तो उस कल्चर नहीं, कल्चर ट्रेड या कल्चर कम्प्लेक्स वो वहाँ पे डेवलप हो गया. फिर ये ड्यू टू माइग्रेशन ये मिक्स हो गया. ठीक है, फिर ये इंटरवोवन हो गया mainly because of the migration. Diffusionist theory interpreted the growth of, इन्होंने interpret किया the growth of cultures in terms of cultural similarities, mutual contact, cultural cradle, cultural area और culture क्रीज, ये जिसको हम कल्चर सर्कल भी बोलते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. दे thus opined that culture has grown in course of history not because of evolution but because of transmission of culture due to migration and mutual contact. तो उनका ये मानना था, उनकी ये राय थी कि कल्चर जो है, कल्चर ग्रो नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ हिस्ट्री में, कल्चर ग्रो नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन. इसका ये मतलब है कि जो हम पास्ट से अभी तक जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो
कल्चर ग्रो हुआ है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन बट दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर ड्यू टू माइग्रेशन एंड म्यूचुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, या तो मेनली माइग्रेशन की वजह से ये जो है, ये जो कल्चर है वो ग्रो हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. In the early part of the 19th century, three main schools of thought evolved to study diffusion. Diffusion के तीन स्कूल ऑफ थॉट अर्ली 19th सेंचुरी में फिर आ गए, जिनमें पहला ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट था, फिर जर्मन स्कूल, सॉरी नॉट पहला, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म या स्कूल या डिफ्यूजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी हम कह सकते. तो आज के इस लेक्चर में हम ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट स्कूल को पढ़ेंगे, तो फिर लेटर ऑन हम बाकी को पढ़ेंगे. तो हम देखेंगे ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट कब आ गया, क्या इसका कॉन्सेप्ट था और कैसे इसके ड्रॉबैक्स क्या थे. तो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड. British Diffusionist School. The British Diffusionist School mainly talked about ancient Egypt as the culture cradle of the world. जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट था उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि जो इजिप्ट है, एंशंट इजिप्ट है, दैट इज़ द कल्चरल क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड. जो कल्चर जो स्टार्ट हुआ है दैट स्टार्टेड फ्रॉम द इजिप्ट, सेंटर इजिप्ट से सारा कल्चर ग्रो हुआ है, सारा कल्चर जिसका ओरिजिन है वो इजिप्ट है. फिर वहाँ से जाके वो माइग्रेट हो गया, वो पेरिफेरी में माइग्रेट हो गया. आल्सो नोन एज हीलियोसेंट्रिक डिफ्यूजनिज्म, diffusion. The theory was based on the conviction that culture originated from one cultural center. इनके अकॉर्डिंग जो ये इनको हम बोलते थे हीलियोसेंट्रिक डिफ्यूजन भी, इसको किसको, ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट स्कूल को. हीलियोसेंट्रिक मीन्स जैसे अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे तो सन सेंटर में होता है, फिर उसके इर्द गिर्द बाकी चीज़ें हो जाती है डिफ्यूज, या उसकी एनर्जी डिफ्यूज़ हो जाती है. तो वैसे ही जो इजिप्ट है दैट वाज द कल्चर क्रेडल ऑफ द दिस वर्ल्ड, देन कल्चर वहाँ से डिफ्यूज़ होके बाकी जगहों पे आ गया. तो इन्होंने इसको इसके साथ रिलेट किया है, हीलियोसेंट्रिक डिफ्यूजन. द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट कल्चर, और इसके अकॉर्डिंग जो इनका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट स्कूल था, इनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि कल्चर ओरिजिनेट हुआ है एंशंट इजिप्ट से, फिर ये डिफ्यूज़ होके बाकी सारे एरिया में आ गया है. द मोस्ट प्रोमिनेंट कौन कौन थे जो ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट थे, सबसे जो प्रोमिनेंट ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट थे, दे वेर ग्रेफ्टन इलर्ट स्मिथ, W.H.R. रिवर्स एंड विलियम जेम्स पेरी. स्मिथ, रिवर्स एंड पेरी, दीज वर द थ्री हु वेर स्ट्रॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंट ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट, जो स्ट्रॉन्गली जो बिलीव करते थे कि इजिप्ट सेंटर है कल्चर का, एंड फ्रॉम दैट सेंटर जो कल्चर है वो डिफ्यूज़ हुआ है बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. तो अभी तक हमने देखा कि जो तीन स्कूल तीन डिफ्यूजनिस्ट थे, इलियट स्मिथ, रिवर्स एंड पेरी, उनको हम अब एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेफ्टन इलियट स्मिथ, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा डिफ्यूजनिस्ट स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म थ्योरी में. तो ग्रेफ्टन इलियट स्मिथ जो था, ही वाज पायोनियर ऑफ द ब्रिटिश स्कूल एडवोकेटिंग दैट कल्चर फर्स्ट इवॉल्वड इन इजिप्ट एंड हैड स्प्रेड to the far corners of the world about 4000 BC. जो इलियट स्मिथ था वो स्ट्रांगली बिलीव करता था कि जो कल्चर है ये इजिप्ट में ही इवॉल्व हुआ है. ये जो कल्चर है, ये फर्स्ट जो कल्चर सेंटर है, कल्चर क्रेडल है, वो इजिप्ट है, वहाँ पे कल्चर इवॉल्व हो गया. देन उसके बाद वहाँ से ये डिफ्यूज़ होके बाकी जगहों पे, बाकी फॉर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुँचा. कब? 4000 BC में. तो स्टार्ट जो है, ओरिजिन जो है कल्चर का, जो एवोल्यूशन भी कल्चर का हुआ, वो एक ही जगह पे हुआ, वो इजिप्ट में हुआ. उसके बाद ये डिफ्यूज़ हो गया, बाकी जगहों पे डिफ्यूज़ होके स्प्रेड हो गया. तो ये कब हुआ? 4000 BC. He and Perry believed that culture development had begun about 6000 years ago. उनके अकॉर्डिंग 6000 years ago जो स्मिथ है और पेरी के अकॉर्डिंग कल्चर जो डेवलप हो गया, कल्चर की डेवलपमेंट जो है वो 6000 years ago स्टार्ट हो गई है. उसके बाद जो है ये बाकी जगहों तक, फॉर वर्ल्ड तक डिफ्यूज़ कब हुआ? 4000 BC. Smith stated that prior to that time the earth was inhabited by natural man.
who were nomads and like domestication of animals, agriculture, housing, houses and clothing. स्मिथ के अकॉर्डिंग जो इससे पहले जो इंसान था वो नोमेड था। 6000 एगो जो इंसान था ही वॉज अ नोमेड। ही वॉज नॉट हैविंग एनिमल्स। वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नहीं करता था, वो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन नहीं करता था, उसके पास घर नहीं हुआ करते थे। ही वॉज नॉट हैविंग क्लॉथ्स, सो ही वॉज लाइक ए क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट मैन, नेचुरल मैन था। उसके पास ये सब चीज़ें नहीं थे, तो ओब्वियसली उसके पास कोई कल्चर नहीं था। तो 6000 पहले जो इंसान था दैट वाज nomad as per Smith. In approximately 4000 BC, the inhabitants of the Nile Valley appreciated the fortune chance provided by a natural crop of barley and adopted a settled mode of life. According to Perry, जो 4000 BC जो हुए उसके बाद 4000 BC में, in approximately 4000 BC, जो inhabitants of Nile Valley is in Egypt. This is river Nile is in Egypt. इसके अराउंड जो वैली है नील वैली, उसमें क्या हुआ, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो नोमैड थे। उनको एक चांस मिला, उनको बैरली क्रॉप मिला जो एक नेचुरल क्रॉप था वो मिला, जिसकी उन्होंने फिर कल्टीवेशन स्टार्ट की और उसके कल्टीवेशन के साथ साथ वो सेटल होने लगे। तो अगर हम किसी जगह एग्रीकल्चर करते हैं, अगर एक इंसान नोमेड होगा तो उसको वापस उस जगह पे आना पड़ेगा, उसको क्रॉप लगानी पड़ेगी, क्रॉप की देख रेख करनी पड़ेगी, उनको पानी देना पड़ेगा, प्लांट्स को वक्तन फ़वक्तन पानी देना पड़ता है। तो जिसकी वजह से उसको मजबूरन सेटल होना पड़ा, अदरवाइज़ उससे पहले वो नोमेड था। नोमैड में वो इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था, पर जब नील वैली में उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, बारली मिला, नेचुरल क्रॉप मिला, जिसको उसने फिर कल्टीवेट किया। कल्टीवेशन की वजह से उसको उसकी देख रेख करने के लिए उसको एक जगह सेटल होना पड़ा, तो उसने अपनी एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ इख्तियार कर ली। दिस इज़ एज पर स्मिथ। तब तक वो नोमैड था, फिर उसने सेटल्ड लाइफ किया, फिर उसका कल्चर डेवलप हो गया, फिर वहाँ से जाके वहीं पे वो इवॉल्व भी हो गया कल्चर, देन इट वाज डिफ्यूज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज एज पर स्मिथ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Thus, following the metrics of evolution, the Egyptians, according to Smith, invented pottery, basketry, building houses, started domestication of animals, built towns, and learned to bury their dead in cemeteries, and began the worship of deity. तो उसके अकॉर्डिंग, स्मिथ के अकॉर्डिंग, जो सेटल लाइफ, अब इंसान जो नोमेड था फिर सेटल लाइफ स्टार्ट की जब उनको क्रॉप मिला, फॉर्चुनेटली नेचुरल क्रॉप बैरली मिला, जिसकी वजह से वो सेटल हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड इन्वेंटिंग पॉटरी। उन्होंने फिर पॉटरी बनाई। क्यों, उनको अब यूटेंसिल्स चाहिए थे जिसमें ये जो इनका दान, जो इन्होंने क्रॉप कल्टीवेट किया वो रखने के लिए उनको कुछ बर्तन चाहिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेंटेड पॉटरी। उन्होंने बास्केटरी बनाई। उन्होंने जो जंगल से जो घास निकलती थी उससे बास्केटरी बनानी स्टार्ट की। दे बिल्ड हाउसेज, वहाँ पे रहने के लिए, जहाँ पे वो खुद रहते या अपना जो क्रॉप है वो स्टोर करते उसके लिए उन्होंने हाउसेज बना लिए। दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। अब उन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि उनको क्या करना था, उनको अब ये जो ये क्रॉप था वो भी कैरी करना था। उन्होंने हॉर्सेस का यूज़ किया या डिफरेंट एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड दे लर्न टू ब्यूरी दियर डेड इन सीमेंट्रीज। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दे लर्न टू ब्यूरी दियर डेड बॉडीज इन द सीमेंट्रीज। इनको सीमेंट्रीज में ब्यूरी करना भी सीखा इन्होंने। और उन्होंने वर्शिप ऑफ डिएटी भी स्टार्ट की, क्योंकि जब फसल नहीं अच्छी बनती थी, जब फसल अच्छी बनती थी, या इनको पता चला दियर ये सम सुपर नेचुरल पावर हु इज़ कंट्रोलिंग ऑल दिस एग्रीकल्चर। जो हम तो फसल हर साल उगाते हैं, किसी बार फसल अच्छी बनती है, किसी बार कम बनती है, तो उनको इससे क्या पता चला दियर ये सम सुपर नेचुरल पावर हु इज़ कंट्रोलिंग दिस, सो दे बिगेन वर्शिपिंग आल्सो। उनको वर्शिप भी उन्होंने स्टार्ट किया। तो कल्चर यहाँ पे डिवेलप होके इवॉल्व होने लगा।
का एज पर स्मिथ। कहाँ पे? इजिप्ट में। Having accomplished their own civilization, they set out to explore the world, and in doing so, the Egyptians rapidly spread through diffusionism and colonization. इसके बाद जब उन्होंने अपनी जो सिविलाइजेशन है वो कंप्लीट की पूरे इजिप्ट में, जब वो इवॉल्व हो गए, उसके बाद ये बाकी जगहों पे जाने लगे, जिसकी वजह से इनका जो ये कल्चर है वो डिफ्यूज़ होने लगा बाकी जगहों तक, either due to through diffusionism and colonization. Smith correlated similarities between Egyptian complex of large stone monuments related to the sun worship and that of megaliths of England such as Stonehenge. जो स्मिथ है इसने कोरिलेट किया, जब इसको एज एग्जाम्पल उसको देना था, इसने कोरिलेट किया जो इजिप्ट के जो लार्ज स्टोन मोनूमेंट्स है उनको रिलेट किया इन्होंने जो मेगालिथ्स ऑफ इंग्लैंड है जैसे स्टोनहेंज है, बोला कि ये इसीलिए ये सिमिलैरिटी है बिकॉज दिस इज द कल्चर ऑफ इजिप्ट विच वाज इवॉल्व्ड इन द इजिप्ट एंड लेटर ऑन इट वाज डिफ्यूज्ड टू टू इंग्लैंड। ठीक है, तो ये मेगालिथ्स जो हैं, जो लार्ज बोल्डर्स हैं जो हमने इजिप्ट में पाए गए वो इंग्लैंड में भी पाए गए, तो इसके अकॉर्डिंग ये इजिप्ट में डेवलप इजिप्ट का ही कल्चर था जो लेटर ऑन डिफ्यूज हो गया अप टू इंग्लैंड। Thus arriving at the conclusion that megalithic monuments of England were crude imitation of Egyptian pyramids and mastabas as a case of migration, he first published his view in an article in 1911। तो इसके बाद इसने क्या कंक्लूड किया, इस सब से इसने कंक्लूड किया है कि जो ये मेगालिथिक मोनूमेंट्स इंग्लैंड में हमने जैसे स्टोनहेंज है वो पाया गया, दैट वाज इमिटेशन, वो उन्होंने कॉपी किया था किसको? इजिप्शियन का, या वो इजिप्ट जो पिरामिड्स हैं या मस्टबाज है इजिप्ट के, वो उसका इमिटेशन है, उसी से सीख, उसी से वो डिफ्यूज़ होके वहाँ तक पहुँचा, वो कल्चर कॉपी है, इमिटेट है। जैसे यहाँ पे बनाते थे इजिप्ट में, वैसे ही इंग्लैंड में भी उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। इट वाज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर फ्रॉम इजिप्ट टू द इंग्लैंड। और ये कैसे हुआ? ये हुआ एज ए केस ऑफ माइग्रेशन जब इजिप्शियंस ने माइग्रेशन किया टुवर्ड्स इंग्लैंड, तो वहाँ पे वैसे ही उन्होंने वो मेगालिथ्स बनाने स्टार्ट किया। मेगालिथ्स वहाँ पे भी पाए गए वैसे ही उसने अपना जो व्यू है, अपना व्यू पॉइंट अपने एक आर्टिकल में 1911 में फर्स्ट पब्लिश किया कि जो ये कल्चर है ये इजिप्ट से डेवलप होके बाकी जगहों में डिफ्यूज़ हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो स्मिथ है इन्होंने स्टडी किया माया पैरामिड्स। लेटर ही स्टडीड माया पैरामिड्स, जापानीज पगोडास, कंबोडियंस एंड बैलेनीज टेम्पल्स एंड अमेरिकन ब्यूरियल मोन्ड्स। देन स्मिथ पब्लिश्ड हिज पैन इजिप्शियन थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन इन द बुक एंटाइटल्ड ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन पब्लिश्ड इन 1928। जो ये स्मिथ की ये पैन इजिप्शियन थ्योरी थी वो उन्होंने अपनी बुक में फिर ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन में फिर एज ए बुक ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन पब्लिश की इन 1928। ये बुक्स का नाम याद रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन नेट में आते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेकंड था पेरी। अभी हमने स्मिथ का पढ़ा, स्मिथ ने जो स्मिथ का मेन कंट्रीब्यूशन था वो था ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्चर जो है जो इवॉल्व हो गया वो कहाँ पे? इजिप्ट में हो गया, बाद में डिफ्यूज़ हो गया। उनकी एक बुक थी ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन 1928 में जो पब्लिश हुई, जिसमें उसने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे दिए कैसे आप डिफरेंट जगहों पे जो कल्चर देखते हो, दैट इज़ द इमिटेशन ऑफ कल्चर ऑफ इजिप्ट। तो फिर उसने ऐसे एक पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया। पहले इंसान नोमेड था, फिर कैसे उसने सेटल्ड लाइफ इख्तियार कर ली, फिर कैसे उन्होंने पॉटरी स्टार्ट की, उसके बाद वहाँ पे कल्चर इवॉल्व हो गया, देन वो डिफ्यूज़ हो गया। ये कंट्रीब्यूशन था स्मिथ का। नाउ पेरी का क्या कंट्रीब्यूशन है? पेरी का है W.J. Perry was an adherent follower of the theory postulated by Smith. He strengthened the hands of the Smith in formulating the school thought. There was no specific theoretical contribution on his part. जो पेरी था, he was strong follower of
किसका फॉलोवर था? जो थ्योरी दी थी स्मिथ ने, उसका फॉलोवर था ये कौन? पेरी। पेरी का खुद कोई कंट्रीब्यूशन ना था, नहीं था थ्योरेटिकल डेवलपमेंट में, थ्योरी थ्योरी देने में कोई इसका ये नहीं था, कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट जो ऑलरेडी स्मिथ ने दे दिया था, ये इसका स्ट्रॉन्ग फॉलोवर था, तो उसको इसने इसके हैंड स्ट्रॉन्ग कर लिए। दैट मीन्स इसने कुछ और काम किया जिसकी वजह से वो थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। हिज बुक द चिल्ड्रन ऑफ द सन 1928 and Gods and the Men were the major contribution of the British school of diffusionism, which firmly established Egypt as the center of civilization. उनके अकॉर्डिंग भी उसने दो बुक्स लिखी, द चिल्ड्रन ऑफ द सन एंड गॉड्स एंड द मैन, जिसमें उसने स्ट्रांगली सपोर्ट किया है किसको? जिस डिफ्यूजनिज्म स्कूल को, जिसमें इन्होंने बताया कि इजिप्ट एज द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट WHR रिवर्ट्स। WHR रिवर्ट्स की बुक पब्लिश हो गई द हिस्ट्री ऑफ मेलेनेशियन सोसाइटी इन 1914 में। जो रिवर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने दो सोसाइटीज़ को, मेलेनेशियन एंड पॉलिनेशियन सोसाइटी को कंपेयर किया। ही सॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रास्ट्स अमंग मेलेनेशियन एंड पॉलिनेशियन कल्चर्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कम्प्लेक्सेस विच हैड एलिजिडली बीन स्प्रेड बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ माइग्रेशन। इन्होंने दो कल्चर्स को जब कंपैरिजन किया तो उनमें क्या स्टडी किया कि कैसे इन में आपस में जो कल्चर है वो वो सक्सेसिव जो वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ है, वेव्स ऑफ माइग्रेशन की वजह से क्या क्या चीज़ इनमें डिफ्यूज़ हो गए हैं। हियर इन ही एक्सप्लेन्ड द रोल ऑफ माइग्रेशन, एसिमिलेशन एंड एक्लचरेशन based on the assumption of how boat lands of men migrated to the islands and married local women and their and assimilated with the islanders bearing their original burial rituals। यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया कि कैसे जो बोट लैंड्स लोड्स थे, कैसे जो लोग थे जो नाव में सफ़र करते थे, कार्गो था, वो उन्होंने जो लोकल आइलैंड की वुमेन के साथ शादी करके उनका कल्चर कैसे एसिमुलेट किया। तो यहाँ पे ही एक्सप्लेन्ड द रोल ऑफ माइग्रेशन, एसिमुलेशन एंड एक्लचरेशन बाय लुकिंग एट द कल्चर ऑफ द बोटलैंड मैन हु हैव माइग्रेटेड टू दीज आइलैंड्स एंड हैव मैरिड दोज लोकल वुमेन्स। तो उनका जो फिर उनका कल्चर है वो अडॉप्ट किया था, उनके ब्यूरियल रिचुअल्स अडॉप्ट किए थे इन बोटलैंड मैन में। फिर उसके बाद इन्होंने रिवर्स ने एसिमुलेशन, एक्लचरेशन, माइग्रेशन का रोल क्या प्ले करता है फॉर डिफ्यूजिंग, फॉर दिस माइग्रेटिंग द कल्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। WHR Reverts was of the opinion that the similarities in culture could be explained by closely examining the patterns of imitation and migration। WHR Reverts का ये राय थी उनकी कि जो सिमिलैरिटीज़ किसी भी कल्चर में है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम उस कल्चर को क्लोजली एग्जामिन करेंगे, उनके जो पैटर्न्स है, कल्चर के जो पैटर्न्स है उसको एग्जामिन करेंगे, उनका जो इमिटेशन का पैटर्न है या माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो जब हम क्लोजली एग्जामिन करेंगे तब हम ये जान पाएंगे कि कैसे ये चीज़ कैसे कल्चर्स डिफ्यूज़ हो गए हैं। दस ही समेशन वॉज इन लाइन विद द थ्योरी ऑफ अनइमेटिवनेस पुट फॉरवर्ड बाय द कंटेम्प्रेरी स्मिथ एंड पेरी। तो जब हम समेशन में बोलेंगे तो उनका भी थ्योरी यही था, वो भी यही एसिमुलेशन, माइग्रेशन और एक्लचरेशन कैसे रोल प्ले करता है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर में माइग्रेट होता है। तो ये कहीं ना कहीं स्मिथ और पेरी की दी हुई जो डिफ्यूजनिज्म था, जो जिसका इजिप्ट एक क्रेडल था, तो उसके साथ ही रिलेट कर रहा है, उसके साथ ही उसको ही उसको ये सपोर्ट कर रहा था। कौन? रिवर्स। तो क्रिटिसिज्म क्या हुआ इसका? जो ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म था, ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म था, उसका क्या क्रिटिसिज्म हुआ? फर्स्ट, इजिप्ट एज ए ओनली एपिसेंटर ऑफ ऑल इन्वेंशंस वाज द ग्रेटेस्ट फ्लॉ दैट लेड अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स टू डिनाउंस दिस स्कूल एज एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट्स। इन्होंने बोला कि इजिप्ट एज ए ओनली एपिसेंटर, इजिप्ट ही एक एपिसेंटर है जहाँ पे सारी इन्वेंशन होगी, फिर वो ही सारी बाकी जगहों पे क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज़ हो गई, जिसकी वजह से उनको एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट्स का नाम भी दिया
किया गया कि ये एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट है जो बोल रहे हैं कि एक ही एपिसेंटर था कल्चर इन्वेंशन का, वो था इजिप्ट। सेकेंड, हाइपोथेटिकल एजप्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स एज अनइन्वेंटिव टू एक्सप्लेन इजिप्ट एज द ओनली सेंटर ऑफ इन्वेंशन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द लेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। बाकी जो इनका हाइपोथेटिकल एजप्शन था कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बाकी जगहों पे इन्वेंटिव नहीं थे, वो अनइन्वेंटिव थे, बस ओनली जो इजिप्ट में है, इजिप्ट वो एक सेंटर था जहाँ पे इन्वेंशन हुए, सारी इन्वेंशन हुई। तो ये कहीं ना कहीं बाकी जो ह्यूमन बींग्स बाकी जगहों पे रह रहे थे उनको अनइन्वेंटिव बता रहे थे कि उन्होंने ये सारा जो इन्वेंशन हुई है वो इजिप्ट में हुई, जो लेटर इन्होंने डिसएग्री हो गए बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनसे। ओनली सिंपल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल ट्रेट वाज टेकन इनटू अकाउंट, व्हाइल डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल कम्प्लेक्स वाज नॉट एम्फेसाइज्ड। उन्होंने क्या किया, ज़्यादा कल्चरल ट्रेट्स का डिफ्यूजनिज्म बताया अपनी थ्योरी में, बट कल्चरल कम्प्लेक्स को अपनी थ्योरी में कहीं पे ये नहीं किया, कहीं पे मेंशन ही नहीं किया। मटेरियल कल्चर वाज प्रेडोमिनेटली एक्सप्लेन्ड while non-material aspect of culture were not taken into account। इन्होंने मटेरियल कल्चर को ज़्यादातर अपनी थ्योरीज में एग्जाम्पल्स के तौर पर दे दिया और नॉन मटेरियल कल्चर का कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ। लाइक इन्होंने मेगालिथिक्स की बात की, इन्होंने ब्यूरियल सिस्टम की बात की, बट कहीं पे फोक डांस लैंग्वेज का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ, जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है उसका कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ। द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म वाज द लास्ट वन अमंग द थ्री स्कूल्स टू इमर्ज एंड फर्स्ट वन टू डिसअपियर। जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म था ये लास्ट में हुआ, आ गया, ये अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट और जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के बाद आ गया, बट इट वाज द फर्स्ट टू disappear। Thanks for watching. This is all for today. I hope you like the lecture. If you like the content, don't forget to subscribe, like, share, and subscribe our channel. Follow us on Twitter, Facebook, and YouTube. Thanks again.